अब इस समय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। 2024 का संग्राम, कौन जीतेगा, बाजी किसकी बनेगी सत्ता दिल्ली में। लेकिन महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में नए पैतरे पर खेल खेल रही है और इस खेल से किसका फायदा होने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है। क्योंकि कांग्रेसी नेता, कांग्रेस से ही जो मुस्लिम कांग्रेसी नेता हैं वो बेहद खफा हैं, नाराज हैं कि कांग्रेस को, एमबीए को मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं देनी है। इस बात को लेकर के काफी नाराजगी है क्योंकि एमबीए ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम को उम्मीदवारी नहीं दी है, टिकट नहीं दिया है, कैंडिडेट नहीं बनाया 2024 के संग्राम में। और पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में तूफानी दौरा, उन्होंने जो बात कही उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को या किसी भी धर्म के नाम पर हम आरक्षण कतई देना स्वीकार नहीं करेंगे, यानी धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता जैसा कि कर्नाटका में हुआ है। अब एक बात और है, जो कांग्रेस के यहां के विधायक थे, मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, नसीम खान ने क्या कहा है कांग्रेस की इस पैतरे पर, कांग्रेस की इस राजनीति पर कि किसी भी मुस्लिम नेता को कैंडिडेट उम्मीदवारी नहीं दी गई है। इस लोकसभा चुनाव में एमबीए ने नहीं दी है। गठबंधन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। नसीम खान खफा, क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए। महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी 48 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है और 48 की 48 लोकसभा चुनाव में एक भी अल्पसंख्यक समाज, हिंदी भाषी समाज को उम्मीदवारी न दिए जाने से समाज के लोग बहुत आहत हुए हैं। पिछले 2 दिन से मुझे विदर्भ से, मराठवाड़ा से, पश्चिम महाराष्ट्र से, मुंबई से अनेक संगठन के पदाधिकारी, अनेक कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, अलग अलग सभी समाज के जो संगठन है उनके नेता, वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में आखिर एक भी अल्पसंख्यक समाज को उम्मीदवारी क्यों नहीं दी है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें देख के जिस तरह की भावना अल्पसंख्यक समाज की पूरे महाराष्ट्र में बनी है, उसको लेके मैं भी आहत हूं। और पार्टी में ऐसी क्या मजबूरी थी या क्यों ऐसी गलती हुई है कि हम अल्पसंख्यक समाज जो महाराष्ट्र में साइजेबल तादाद में है, मराठवाड़ा में 35% से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज है, विदर्भ में 22 से 25% अल्पसंख्यक समाज है, मुंबई में 26 से 28% अल्पसंख्यक समाज है। उसके बावजूद पूरे महाराष्ट्र में एक भी अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार पार्टी नहीं दे पाई है। उसका कारण क्या है वो कहीं न कहीं ढूंढना जरूरी है। और लोगों के जो अब जरा वारिस पठान, एमआईएम नेता, भाईखला के विधायक, क्या बोलते हैं थोड़ा उनकी भी दीजिए। चुटकी तो लिया बड़ी तकड़ी उन्होंने कि कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट चाहिए लेकिन उम्मीदवारी नहीं देनी है, नेता नहीं चाहिए, मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। वारिस पठान क्या बोले जरा सुनिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा लगाने वाली INDIA गठबंधन ने महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 48 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो कम से कम 3 टिकट मुसलमानों को मिलना ही चाहिए था। मगर ये महाविकास आघाड़ी जो अलायंस है, इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। क्यों भाई आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते? आपको 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए। मगर उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जितनी बड़ी जनसंख्या उतनी बड़ी हिस्सेदारी। तो आप बोलेंगे वोट कटवा, बी टीम, सी टीम, डी टीम, हमको इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता जी। लेकिन आज महाराष्ट्र का मुसलमान सवाल कर रहा है ना, आपके वरिष्ठ नेता
आरिफ नसीम खान साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया कैंपेनिंग बिल्कुल, से। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। सवाल करेंगे कि क्यों मुसलमान को आपने एक भी टिकट नहीं दिया। ये महाविकास आघाड़ी 48 में से 3 देना चाहिए था, उसकी जगह एक भी आपने नहीं दिया। जी, नाराजगी यही है, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, नाराजगी यही है, नाराजगी यही है वारिस पठान की। आइए हमारी देखिए एक बात बताएं, मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट लेकर के सत्ता तक जाना है, लेकिन लोकसभा में एक भी मुसलमान पहुंचना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र से 48 सीटों में से 3 सीट तो कम से कम देना ही चाहिए था, जनसंख्या के आधार पर, मतदाताओं के आधार पर, लेकिन एक भी सीट एमबीए ने नहीं दी है। गलती है या फिर जानबूझकर की गई कोई पैतरेबाजी है, या फिर नरेंद्र मोदी का जो नारा है अब की बार 400 के पार, इसके ऊपर खेला हुआ कोई खेल है, इसीलिए जनता का मेल है। मोदी जी ने क्या कह दिया यह भी सुनिए थोड़ा अक्षरधाम में। ये संविधान के लिए नाम पर देश को मूर्ख बनाने के लिए निकले हुए, आपको पता होगा देश का पहला संविधान संशोधन उनके दादी के पिताजी पहले प्रधानमंत्री ने किया था, और वो फ्री स्पीच पर ताले लगाने वाला किया था, और आखिर में उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला सुधार करने का प्रयास किया था। ये संविधान के प्रति इनकी भावना है। इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं। ये शाही परिवार को सत्ता खुद के पास रहे तो सब कुछ अच्छा, लेकिन इस देश में सत्ता अगर उनके हाथ से चली जाए तो सब कुछ निकम्मा। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जो चुनाव में इलेक्शन कमीशन, जो परंपरा है नियुक्ति की, अब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। ये लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, और अब अपनी वोट बैंक के लिए संविधान को बदनाम करने पर निकले हैं। लेकिन कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। देखिए पैतरा तो खेल दिया, क्या बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं राजनीति का पैतरा, सामने वाले ने गलती की नहीं कि उसका मौका उस पर अपना 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 हथौड़ा मार देना, जले हुए लोहे पर, लाल लोहे पर, गर्म लोहे पर हथौड़ा मार देना, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कला है। और उन्होंने बोल दिया कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा, लेकिन वो आरक्षण का हिस्सा किसका नहीं छीनने देंगे? दलितों का, ओबीसी का। देखिए वोट बैंक, एक तरफ राहुल गांधी बोलते हैं कि इस बार अगर संविधान की रक्षा चाहते हैं तो बीजेपी को हराइए, क्योंकि बीजेपी बहुमत में आने के बाद संविधान बदलने की सोच रहे हैं, और संविधान में हाथ लगाएंगे तो भारत में आग लग जाएगी। यानी दलितों को अट्रैक्ट करने के लिए राहुल गांधी का ये पैतरा है, लेकिन उस पैतरे पर डबल पैतरा नरेंद्र मोदी ने क्या खेला है कि अगर ओबीसी का, दलितों का आरक्षण हटाने की ना बात धर्म के नाम पे की गई तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा करते हैं कि मेरे जीते जी कतई संभव नहीं है।
कांग्रेस का पैतरा, उसी के चलते मुसलमान हो गए नाराज और उसको भुनाना चाहती है बीजेपी। इसी बात पर आज हमारी आखिर की सबसे बड़ी डिबेट। हमारे साथ जुड़े हुए आज अनिल चित्रे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए जैद खान जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ जुड़े हुए अंसार बेग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं राम कुमार पाल, भारतीय किसान मोर्चा के कार्यकारी सदस्य, समय राष्ट्रीय महासचिव हो चुके हैं, और उनको बधाई भी है। लेकिन एक बात और बताएं कि महाराष्ट्र दिवस की सारे महाराष्ट्रवासियों को, सारे महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को, सबको बहुत बहुत बधाई है, और कामगार दिवस की भी सभी लोगों को शुभकामनाएं। मेट्रो मुंबई परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं जैद खान जी, क्या कांग्रेस ने जो पैतरा खेला है, कांग्रेस ने जो राजनीति की है, एक भी टिकट, एक भी सीट मुसलमानों को दिया नहीं एमबीए ने महाराष्ट्र में, क्या इसको भूल बोलेंगे या ये कोई राजनीतिक पैतरा है? मैं सबसे पहले तो आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वो बात कहूंगा जिन्होंने ये कहा था कि आजादी से पहले हुकूमत वो लोग करते थे जो रानी के पेट से पैदा होते थे जी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है जी, वो किसी भिखारी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता चाय है। वाले को भी बना तो ये देता है। संविधान चाय वाले को भी बना देता है, और इलाहाबाद के लोगों को भी बनाता है, देवीगौड़ा को भी बनाता है, सारे लोगों को बनाता है। ये भारत के संविधान की ताकत है जी। आपने कहा कि मोदी जी ने ये कहा कि धर्म के आधार पर मैं किसी मुसलमान को आरक्षण नहीं होने दूंगा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान भी ये कहता है कि धर्म के आधार पर किसी को संविधान नहीं दिया जाना भारत नहीं देगा। मतलब ये संविधान कहता है, तो मोदी की क्या बात है? जी, जी, जो संविधान कहता है वही मोदी जी ने कहा कि ना हिंदू के आधार पे ना मुसलमान के आधार पर। अच्छा, अफसोस इस बात का है कि हम लोग आज 10 साल की गवर्नमेंट है। देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। हम बेरोजगारी की बात नहीं करते। ये बेईमानी की बातें जो दिमाग में जो अय्याशी के लिए होती है, लड़ने के लिए होती है, हिंदू मुसलमान के नाम पे जो पेट से जुड़ी हुई बातें हैं, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ी बातें हैं, वो मुद्दा नहीं बनता। बिना वजह की बातें मुद्दा बन रही हैं। और ये क्यों बन रही है? क्योंकि इन्होंने रोजगार के नाम पे, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के नाम पे, हेल्थ के नाम पे कुछ नहीं किया। एक मुद्दा तो वो वैक्सीन का है, आज चर्चा में है। लोगों ने वो इंजेक्शन जो लिया है वो जहर है या शहद है, वो एक मसला बना हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज आपने ये कही कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। देखिए, ये दर्द जो है ना मुसलमानों को भी है। नसीम खान की जो बात आपने की, नसीम खान नॉर्थ सेंट्रल से कैंडिडेट होने जा रहे थे। अच्छा, मैं देखो ये इस बार जो मैं बात कर रहा हूं वो हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरीके से वारिस पठान ने कहा कि जिसकी जितने आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ठीक है। लेकिन आज का जो माहौल जो बना है, देखिए हम हमारी बात करेंगे कि माइनॉरिटी को हिस्सेदारी सत्ता में मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी बातों को रख सके। लेकिन ठीक है, ये कांग्रेस का अंदरून मसला है, इंटरनल मसला है। इसको दोनों जिन टिकट लेने वाले थे, जिनको मिलने वाली थी, या जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस को भी टिकट मिले, उसको मुसलमान को भी टिकट मिले, नहीं मिली। लेकिन वो लोग अब दिल्ली और वो लोग बात कर रहे हैं कि अच्छे वातावरण में काम करने जा रहे हैं। देखिए, आज जो मसला है ना 400 से पार की जो बातें हो रही हैं, 400 से पार की जो बातें हो रही है उसमें लोग ये कह रहे हैं कि 400 से पार क्यों? हमने बीजेपी के ही एमएलए एमपीज को सुना कि 400 से पार हमें इसलिए चाहिए कि हमें जो संविधान है उसमें कुछ संशोधन करना है। तो ये सारी बातों को देखते हुए लोग डरे सहमे हैं। आज जो इलेक्शन है वो संविधान और मनुस्मृति के बीच का इलेक्शन हो गया है। तो इसलिए जो है वो बहस उस पर होनी चाहिए कि हम जो संविधान का डिमांड है, जो भारत के संविधान की रक्षा कर सकता है, हमें उनको वोट देना चाहिए। पाल जी हमारे साथ है, राम कुमार पाल जी। हेलो, हाँ बोलिए। देखिए, ये रटी रटाई बात है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी जी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक संविधान में है?
ये संविधान में है क्या, पूछो ना उनको। हिस्सेदारी के लिए संविधान में जो दिया गया है, अल्पसंख्यक लोगों को संविधानिक ओबीसी में उन लोग की हिस्सेदारी है, पर पूरे मुसलमानों को अल्पसंख्यक में डालना, कर्नाटक में इन्होंने करके दिखाया, तेलंगाना में इनको करके दिखाया। वीरप्पा मोइली 87 से हाई कोर्ट, आंध्र कोर्ट का कितने बार इनको स्टे हुई है, और अभी के इनके जो बहुसंख्यक के खिलाफ इन्होंने अपना पत्रक निकाला है, वचन पत्रक, उसमें क्या है? अगर इस तरह से अगर ये कहते हैं कि सबको इससे मिल जाए रिजर्वेशन, तो क्या हमारे यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय या उन लोग को नहीं मिलना चाहिए? क्यों एक तरफा बात, क्यों एक तरफी आवाज? ये क्या हमेशा ऐसे चलता रहेगा? और इनको करना नहीं, इन लोगों ने करके दिखाया है। इनके वक्फ बोर्ड, इनके हलाल, इनके मौलाना आजाद बोर्ड, इनको हज कमेटी, ऐसी कोई दूसरी को बोर्ड है? ऐसा दूसरा कोई कमेटी है? बता सकता है कोई? सिर्फ एक आवाज एक तरफ की। इसको अगर कोई संविधान में कई बार चेंजेस किए इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक इन्होंने 22 बार चेंजेस किए। 4 बार तो चेंजेस इन्होंने किया था, राजीव गांधी ने। तब क्या संविधान चेंज नहीं हुआ था? संशोधन हुआ है। धारा 25(1) से लेकर 31 के बीच में कई संशोधन हुए हैं, आपने किए हैं वो। और भटकाना लटकाना आपका ये ध्येय, इससे कुछ नहीं होने वाला। देश जाग गया, देश की जनता जाग गई है, देश की जनता खुद जान रही है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है और क्या हो रहा है। और आप बोलते हो कि रोजगार, आपको ईपीएफ से देख लीजिए, आप जब छोड़ के गए थे तो 6 लाख से जो भी नौकरी करता है उसकी फंड सर्विस कटती है, और आज कितने लोगों की फंड सर्विस कट रही है? देखिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इनडायरेक्ट रोजगार मिला है, स्किल में मिला है, मुद्रा लोन में मिला है। 9 करोड़ बांटे गए, उसमें 3 करोड़ मुसलमानों को मिला है। अगर आयुष्मान कार्ड जो बांटा गया उसमें भी मुसलमानों को 35% मिला है। 3 करोड़ घर दिए गए, उसमें भी मुसलमानों को मिला है। यहाँ कोई सबका साथ सबका विकास है, आप जैसा भेदभाव नहीं है, आप जैसा कोई भटकाने वाला काम नहीं। मिला तो सबको मिला। आज जनधन योजना में कितना लोग मिला है? 16.5 लाख करोड़ रुपए के जनधन योजना में बांटा गया है। अगर जनधन योजना का अगर खाते नहीं खुलते तो ये डायरेक्ट फैसिलिटी कैसे दी जाती? ये बताइए ना, आपने क्यों नहीं किया? बैंकों की क्या क्राइसिस में हालत करके रखी थी? आज किसी तरह देश चल रहा है, जग रहा है, तो आपको धर्म के नाम पे बंटवारा। अरे भाई, इंदिरा जी ने कहा था जात पे न पात पे हाथ पे वोट, राजीव गांधी ने कहा जात पे न पात पे हाथ पे वोट, और आज उनका ही पोता, उनका ही बेटा ये हाल कर रहा है, देश में जात पात में बांट रहा है। और सबसे बड़ी बात पूछिए ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के संविधान में है, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान में है, तो मुझे बताएं। ठीक है, ठीक है। अंसार बेग जी बोलीजिए, हम जैद खान से हम इसका जवाब लेंगे। जैद खान जी नोट करिएगा जी। अंसार बेग जी, अंसार बेग जी, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी का सीधा ऐलान परवड़ी से, और इधर किसी भी मुसलमान को कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं दिया, उम्मीदवारी नहीं दी। क्या दोनों पार्टियों का क्या रवैया है? आवाज 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 अंसार बेग जी अपने यहाँ से खोलिए। आज बहुत दिनों के बाद डिबेट पे आप आए हैं। नमस्कार, आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद, बहुत दिन के बाद में डिबेट चालू हुई है जी। अभी खान साहब ने ये कहा था कि संविधान की जो रक्षा करेगा, इसका मतलब ये है कि अभी जो सरकार चल रही है संविधान की रक्षा से नहीं चल रही है। अभी कहा था आपके इन्होंने भी वक्तव्य में, संविधान से ही देश चल रहा है, आज से नहीं शुरू से चल रहा है। इनको ऐसा लगता है कि संविधान खतरे में है, क्यों कांग्रेस सारा गठबंधन ये खतरे में है। संविधान कोई खतरे में नहीं है, इनकी पार्टियां जो है वो सारी खतरे में है। मुसलमानों को आप वोट तो ले सकते हो, लेकिन उनके हक की बात, उनको हिस्सेदारी, उनको लीडर, हम तो कह रहे हैं खान साहब को कहीं से टिकट देना चाहिए था जी। बीजेपी पे तो सारी उंगलियां उठा देते हो कि जो हमको वोट भी कम मिलता है फिर भी नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा, धर्म के नाम पे हमारे लिए आरक्षण किधर है सर? हम आपसे पूछना चाहते हैं, कहां मिल रहा है, किसने दे दिया है? 55 साल जिस देश में राज किया हो सरकार ने, उस देश में मुसलमानों की हालत क्या है? इस देश का पहला शिक्षा मंत्री मुस्लिम हो, उस देश के मुसलमानों की हालत क्या है? कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को पीछे कर दिया। ये तो अभी 10 साल होते हैं समझो। अरे क्या नहीं था मुसलमानों के पास? 570 से ज्यादा रियासतें थी। क्या मोदी जी ने छीनी थी वो, या भारतीय जनता पार्टी ने छीनी थी?
क्या नहीं था आप ये कहिए। आज क्या है मुसलमान के पास उसकी बात करिए। क्या दिया आपने 55 सालों में? कटोरा उनके हाथ में, या तो कोई पाने लेके सड़क पे बैठे हुए या कहीं सब्जी बेच रहे हैं। कहां है आरक्षण हमारे लिए? ये सच्चाई है, आप चेक करो नहीं, किधर हमें नौकरी में अभी है। तो आपने पहले बोला भी कि थे। देश का पहला शिक्षा मंत्री कांग्रेस ने दिया ना, शिक्षा मंत्री। यस सर, तो कहां है उस कौम के हालत क्या होने चाहिए? जी, क्या किया? दिया तो था, क्या किया? लेकिन होने चाहिए पढ़े लिखे, कहां है मुझे बता दीजिए। कोनी पे गुड़ लगाने वाली बात होती है सर, तो लगाता तो चाट भी नहीं सकते, उसको देख भी नहीं सकते। लेकिन आज का पढ़ा लिखा मुसलमान समझ रहा है, जो हमारे हक की बात करेगा, सच की बात करेगा। और देखिए, राजनीति के जो चुनावी जुमले होते हैं उन पे बिल्कुल मत जाइए। कौन पार्टी क्या बोलेगी, नहीं, प्रधानमंत्री हकीकत क्या है वो मोदी देखिए। ने जी ने बोला है जो जुमला है या हकीकत है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने देंगे। तो सर हमारे देखिए, फिर मैं वही वाली बात है, हमारे नाम के बगैर कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसकी दुकान चल जाए, बगैर हमारे नरेंद्र चलती मोदी नहीं की है। दुकान चला रहे हैं। हर पार्टी की बात करिए आप, अच्छा, हर पार्टी जहां धर्म के नाम पे बात हो रही है, हर जी। पार्टी की बात करिए धर्म के नाम पे। हमारे लिए आरक्षण किधर है? राम भाई बता दे या और कोई बता दे, आप बता दो। कांग्रेस ने तो कोई दुकान नहीं चलाई। सबसे ज्यादा उन्हीं की दुकान चली है। किसने वोट लिया है मुसलमानों का? क्या झूठ बोलते हो? समाजवादी ने, बीएसपी कांग्रेस ने। ने दुकान नहीं चलाई। कांग्रेस सारी दुकान तो कांग्रेस की चली हुई है। तो आप बताए, शिक्षा मंत्री दिया कांग्रेस ने, गृह मंत्री पद दिया कांग्रेस ने, तो अरे कई- सर, क्या आपके नसीम क्या खान को तो मंत्री क्या बनाया, दिया? आपके असलम शेख को मंत्री बनाया, क्या क्या चीजें, नवाब मलिक को मंत्री बनाया। इनसे सवाल पूछिए कि इन्होंने कौम के लिए क्या किया, जी, बताइए। बीजेपी क्या ने क्या दिया? दिया? बीजेपी ने क्या दिया? अरे भाई साहब, जो 10 सालों में बीजेपी में मिला है वो 55 सालों में मिला ही नहीं। मुझे ये बता दीजिए, कोई भी सरकारी योजना में किसी मुसलमान को योजना न मिली हो, घर से लेके दवा से लेके, हम करें जो हिंदू भाई को दवा मिली, क्या मुसलमान को छेक दिया गया आप मुस्लिम में आपको नहीं मिलेगी? ये घर की योजना में आपको छेक दिया गया कि आपको घर नहीं मिलेगा, खाली हिंदू भाइयों को मिलेगा? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या सिलेंडर में छेक दिया गया आपको मुसलमानों इसलिए नहीं मिलेगा, हिंदू को ही मिलेगा? तुम ये सरकारी योजना पे बताइए ना, जी, ये क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, लेकिन अब आप बताओ, मुस्लिम नेता अगर नाराज है कांग्रेस से तो क्या सही नाराज है? उम्मीदवारी नहीं दी गई। देखिए, वो उनका अपना विषय है, वो टिकट मांग रहे हैं, वो कौम की बात कर रहे हैं ना, हमारी कौम के लिए क्या करेंगे, तो हम भी मान लेते हैं इस बात को। वो तो अपने लिए टिकट मांग रहे हैं, जी, इसमें कौम कहां से आ गई? जी, और जीतने के बाद तो कौम मंत्री का पद फायदा पाने आप के क्यों बाद उठा रहे हो? कौम की कुछ सोचता नहीं। मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं ना सर। वो तो टिकट आप अपने लिए मांग रहे हो, कोई भी नेता मांग रहा है, आपने उन लोगों के लिए क्या किया वो बताइए ना। जी, अनिल चित्रा जी समर्थन में है इस बार पूरी तरीके से। मैं देख रहा हूं आपके लोग पूरा घूम रहे हैं, पूरा भाजपा के साथ जी जान से लगे हुए हैं। क्या कांग्रेस ने मुसलमानों का अब तक शोषण किया, या भाजपा मुसलमानों का भला नहीं चाहती? मुसलमानों का भला कौन करेगा? इस वक्त नसीम खान जी का स्टेटमेंट जो है, और उनका कहना है कि भाई कांग्रेस को कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं मिला, जी, ये तो कांग्रेस की अंदरूनी बात है, पहला मुद्दा है। अब हम ये देखते हैं कि भाई मुसलमानों को क्या मिला क्या नहीं मिला। अगर ऐसा कुछ उनको नहीं मिला होता तो ये दावे के साथ में ऐसा होता कि मुस्लिम लोगों के वोट या मुस्लिम मतदाताओं के वोट कांग्रेस को नहीं जाते थे। नहीं जाता। पहली बात, मतलब दूसरी मिला है बात, इसलिए जा रहा है। अगर जरूर अगर हमें कुछ किसी से मिलेगा तभी तो हम उसका समर्थन करने वाले हैं। अगर कोई हमारी खिलाफत करता है तो हम उसके साथ में नहीं जाएंगे। नहीं, मतलब अंसार बेग जी ने जो बोला कौम के लिए कुछ किया नहीं, वो गलत है। ये गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि फिर मुस्लिमों के वोट कांग्रेस के पक्ष में आज तक कभी भी नहीं जाते थे। नसीम खान जो बात अगर कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट इनको क्यों नहीं मिला, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र की 48 जो सीटें हैं उसमें से कांग्रेस के पक्ष में कितनी सीटें आई है?
नहीं 10 देखिए, सीटों मुसलमानों तक का वोट तो तीनों और पार्टियों को इतनी कम चाहिए सीटों- साहब। शिवसेना के उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने खुद बोला है, संजय राउत ने खुद बयान दिया है, गलत हुआ है। सुनिए, मैं आपको बताऊं, मैं ये 48 सीटों की बात मैं कर रहा हूँ। जी 48 सीटों में से कांग्रेस के हिस्से में जितने वोट आई है, सॉरी, कांग्रेस के हिस्से में जितनी सीटें आई हैं, उस सीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने, उनके पक्ष में जो सीटें आई है, उस सीटों में वहां पर मुस्लिमों का परसेंटेज ऑफ वोट बहुत ही कम है। और शायद इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कैंडिडेट देते समय इस चीज का विचार किया होगा। रही बात दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं तो इस वक्त अगर हमारा देश अगर कहीं पर जा रहा है, अगर हम लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए, तो अगर हमारे देश के पंतप्रधान इस बात को लेकर अगर कह रहे हैं, वो सीधा सीधा कह रहे कि आरक्षण की बात लेकर कह रहे कि हम दलितों का, हम ओबीसी का आरक्षण निकल कर धर्म के नाम पर किसी को दे ही नहीं सकते हैं। वो सीधा सीधा पंतप्रधान कहते हैं कि हम वो आरक्षण मुसलमानों को नहीं देंगे। तो यहाँ पर आरक्षण हमारे देश में धर्म के आधार पर कभी भी दिया नहीं गया है, ना इसके आगे भी कभी होगा। आरक्षण की बात अगर बाबा साहब ने किया हुआ जो संविधान है उसमें अगर आरक्षण मिल रहा है तो ये पिछड़े वर्गों के लिए मिल रहा है, ये पिछड़े जाति के लोगों को दिया जा रहा है। जो इस वक्त आरक्षण की जो जरूरत है तो वो उसमें भी जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों को आरक्षण मिलने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और शायद इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर मराठाओं ने जो आंदोलन किया, ये इसीलिए किया था कि मराठा समाज, अगर ऐसा देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर 35 से लेकर 40% तक का जो है ये मराठों की हिस्सेदारी है, तो क्या उनको आरक्षण की जरूरत है ही नहीं? मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, आरक्षण उनको भी मिलना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं लेकिन जाति के आधार पर अगर हम लोग मिलना सोचते चाहिए। हैं तो मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आप इस बार भी देख लीजिए कि जितने कैंडिडेट्स अगर हम देखते हैं, इस कैंडिडेट में सर्वसमावेशक कैंडिडेट्स आपको नजर आएंगे। मराठा है, ओबीसी है, दलित कैंडिडेट है, और कैंडिडेट देने की बात अगर करते हैं लेकिन मुस्लिम नहीं है, लेकिन मुस्लिम नहीं है। वारिस पठान, तो वारिस पठान जो है या उनकी पार्टी जो है एमआईएम, अगर वो चाहे तो अपने कैंडिडेट हर विभाग में दे सकते, उनको किसने रोका है? जी। अगर एमआईएम का ये कहना है कि हमारी पार्टी जो है ये मुस्लिमों की पार्टी है, तो वो हर जगह पर अपने कैंडिडेट दे सकते, क्यों नहीं दे रहे वो कैंडिडेट्स? वंचित आघाड़ी है, जो वंचित ये कहती है कि भाई हम सभी के साथ में है, बहुजन के साथ में है, मुस्लिम हमारे साथ में सब कुछ, तो ये उनको भी कैंडिडेट देने चाहिए थे, तो वो क्यों चाहते हैं कि हम किसी के साथ में जाए? तो मुझे लगता है हर कोई अपनी अपनी पार्टी का और अपना वजूद रखने के लिए बातें करने की कोशिश करते हैं, और ऐसी बातों में इस वक्त कोई भी तथ्य नहीं है कि भाई मुस्लिम को क्यों नहीं दिया और इसको क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि इस वक्त हमारे देश को पढ़े लिखे और सोचने वाले समझदार लोगों की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है जैद खान जी, थोड़ा जब रामगोपाल जी आ रहे, थोड़ा जैद खान जी से आपने एक जवाब मांगा था, जैद खान जी जवाब दे देंगे जी। संजय रावत जी ने भी इसकी मुखालफत की है जी। तो एक बयान आया था संजय निरुपम का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि किसी मुसलमान को अगर तो उसकी वजह शिवसेना है। तो संजय रावत जी ने इसका जवाब दिया था कि शिवसेना का कांग्रेस के इंटरनल मसलों में हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर मुसलमान भी कैंडिडेट आता तो हम भी उसको सपोर्ट करते। तो ये एक बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, वो बोले जो सूप बोले तो बोले, वो बोले जिसमें 36-56 छेद है। बात ये लोग कर रहे हैं, मतलब देखिए जिस तरीके से चित्रे जी ने कहा कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। एक मरतबा मुझको याद है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की तकरीर सुन रहा था, उन्होंने ये कहा था कि 20% हिंदू मुसलमान है और 80% अगर 20% मुसलमान अपने आप को अलग कर ले और वो एक होने की बात करे, और उसके बाद अगर 80% हिंदू एक हो जाए, तब क्या होगा? देखिए ये जो विचारधारा है ना 80 और 20 की, वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि सबको मिलजुल कर एक साथ मिलकर हमको भारत की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। कर्नाटक में जो रिजर्वेशन हुआ, ठीक है ना, आप स्टे ले लो उसका, आप तो है ना सेंट्रल में बैठे हुए हैं, अगर उस संविधान के खिलाफ है तो उसको स्टे ले लो।
दूसरी चीज, हम लोग जब सुनते हैं तकरीर में प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके मुंह से ये अच्छा लगता है कि सबका विश्वास और सबका साथ, सबकी तरक्की और सबका विश्वास, इस तरीके की जब बातें होती तो वो अच्छी लगती है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मंगलसूत्र, अच्छा, ये मेरी समझ है कि वो जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें वो मुस्लिम लीग की छाप देखते हैं, तो क्या छाप है? पढ़े लिखे हैं, जब बताओ उसमें कौन से पेज पे क्या मुस्लिम लीग की छाप है? कौन सा सोना छीन कर वो हिंदुओं का मंगल सूत्र छीन कर मुसलमानों में बांटने की बात हो रही? तो कुछ 2-4 पॉइंट टू पॉइंट्स बताइए ना, क्या उसमें है? ये हो गए। फिर उसके बाद आप कहते हो संविधान में मुसलमान को नहीं लेने देंगे, तो मुसलमान संविधान के हिसाब से ही होगा। जात के जो पिछड़े हुए लोग हैं, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें मुसलमानों को कितना पिछड़ा बताया गया, दलितों से पिछड़े मुसलमानों को बताया गया, ये एक हकीकत है। आज हम रोजगार के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, तालीम के हिसाब से हमारा क्या माइनॉरिटी का क्या तनासुब है वो ठीक है, लेकिन मैं सब चीजों से हट कर एक बात ये कहना चाहता हूं कि इस बार का जो चुनाव है वो हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर नहीं होने जा रहा है। ये इस बात की भनक जो है ना बीजेपी के लोगों को लग चुकी है, और वो बिल्कुल एकदम उत्साहित है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ताकि कहीं ना कहीं पोलराइज हो, हिंदू मुसलमान हो और फिर उस तरीके का इलेक्शन हो। ये लोग अपने पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, पन्ना प्रमुख नसीम खान बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, नसीम खान कांग्रेस की बात बोल रहे हैं। कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे तानाशाही नहीं है, नहीं तो यहाँ पे जमहूरियत है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। सुनिए ना, हाँ बिल्कुल, अपनी बात रखने का हक है नसीम खान को। ये बोलने पे नसीम खान को बाहर नहीं कर दिया गया, पार्टी से निकाल नहीं गया। राजस्थान के एक बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के एक शख्स ने ये कहा कि मतलब वहां पे बीजेपी की बुराई की, तो निकाल के बाहर कर दिया। हाँ सुनिए ना, संजय निरुपम खुद से आवाज बोलने के बाद अरे मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए। राजस्थान के उस अल्पसंख्यक के विभाग की उसने थोड़ा सी विरोध किया, उसको पार्टी से निकाल दिया और उसको अरेस्ट कर लिया गया दूसरे मामले में। तो ये वहां पे देखिए, हमारे पे डेमोक्रेसी, हम अपनी बात रखते हैं। संजय निरुपम का भी दर्द ये था कि उनको टिकट नहीं मिली, वो ठीक है, वो उनको आजादी है, वो जहां पे जाए, तो अब वो क्या हम उसके घर पे वो करेंगे? नसीम खान की एक दिलेरी है, उन्होंने अपनी बात पूरी हिम्मत से रखी कि मुसलमानों का भी हक था, वो मिलना चाहिए था। नहीं है तो हम कोई कांग्रेस से बगावत थोड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ में कल भी थे, आज हैं और कल भी रहेंगे, हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पे नहीं, एक अच्छे भारतीय होने के नाते। ठीक है। रामकुमार पाल जी, डेमोक्रेसी है, देखिए, डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है। आप क्या बोला जाता है तो अंदर कर दिया जाता है। देखिए, मैं बोलना चाहता हूं कि मुसलमानों में कुछ तबकों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, उनको रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी में। कुछ अब्बास है, जो लाहा है, चौधरी है, इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। हर मुसलमान को नहीं मिलता ऐसा नहीं है, पर सारे मुसलमान को जोड़ना ये गलत है। जो गलती को पॉइंट आउट करो, संवैधानिक अधिकार है ओबीसी में मुसलमानों को, 20 जातियां हैं 108 में से, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं है ना, धर्म के नाम पर नहीं है ना। नहीं, उनको उनके ओबीसी के कोटे में ओबीसी मुसलमानों को मिला है, ओबीसी मुसलमानों को। मैं क्या बोला साहब, समाज के नाम पे मिला है, लेकिन धर्म के नाम पे नहीं मिला है। धर्म के नाम पे तो किसी भारत में अलाउ ही नहीं है, किसी अलाउ नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ये भारत ये सीना ठोक करके बोलने की क्या जरूरत है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे धर्म के नाम पर वोट नहीं होने देंगे। ये संविधान में तो जब सिस्टम ही नहीं है तो बोलने का क्या मतलब? सुनिए, सिस्टम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिनाई किया है, उसके बाद भी कर्नाटक में इन्हें सभी को दे दिया ना, तेलंगाना में धर्म के नाम पर नहीं दिया, ओबीसी में शामिल कर दिया साहब। धर्म के नाम पर ओबीसी में ब्राह्मण सिंह नहीं आते साहब। वैसे वो जयती और बेग और ये शेख उसमें नहीं आते ओबीसी में। कुछ जातियां उसमें भी उच्च जातियां हैं मुसलमानों में, सब ओबीसी नहीं है। क्यों गुमराह कर रहे हो आप लोग बैठ के? और दूसरी बात कहना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है बिना मुसलमान रिजर्वेशन के 51 लोग यूपीएससी में आए हैं 2023-24 में। 51 लोग जी, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला। अपनी पढ़ाई, अपने टैलेंट पर 51 मुसलमान लोग यूपीएससी में आज शामिल हुए हैं। ये देखिए, देश को इस तरह बढ़ाया जाए। बोलते अपनी काबिलियत अपने बलबूते पर आरक्षण के लिए कोई मारा मारी नहीं, फिर भी 51% मेरा कहने का तात्पर्य यह है
कि बिना जातिवाद बिना धर्म के अपने टैलेंट पर 51 मुसलमान यूपीएससी में आए हैं। जी। वो क्या मुसलमान नहीं कहलाएंगे? वो समाज के नहीं है? जी। देखिए, बात ये है कि बाय बर्थ और बाय चॉइस जो भारत में है, उनका भी पहला दायित्व तो बनता है। अगर मोदी जी ने कह दिया घुसपैठिए हैं, तो इन लोग कह देते हैं कि सारे के सारे लोग घुसपैठिए। ऐसा नहीं है। आप अगर बाय बर्थ बर्थ चॉइस है, तो आपका भी हमारे साथ दायित्व बनता है जो घुसपैठी है उनका विरोध करना। रोहिंग्या और बांग्लादेशी क्या है? बाय बर्थ और बाय चॉइस है क्या भारत में? वो सच के साथ चलो ना। अगर वो आपकी रोटी खा रहे तो हमारी भी रोटी खा रहे, आपका जी, हिस्सा जी। खा रहे, हमारा भी हिस्सा खा रहे 14 करोड़ लोग। और एनआरसी क्या कहती है? 2014 के पहले जो आए हैं उनको निकालना है। इसमें आपका साथ नहीं होना चाहिए क्या? क्यों नहीं होना चाहिए आपका साथ? आपका दायित्व तो नहीं है? वो क्या बाय बर्थ और बाय चॉइस थे क्या भारत में? जी। नहीं थे। अनिल तो चितले जी, सच्चाई का अनिल साथ चितले जी दीजिए, जवाब दे दीजिए। भारत देखिए, का बड़ी साथ बात दीजिए। बोली रामकुमार भारत पाल जी का ने। साथ दीजिए। भारत के नागरिक सबको आप भी विरोध हैं। करना चाहिए। देश की बात आना चाहिए तो सबको विरोध भारत करना के चाहिए। नागरिक आप भी हैं। बाय बर्थ बाय चॉइस आप नागरिक हो। आप अपना धर्म और दायित्व निभाओ। जी 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 जी। अनिल चितले जी की आवाज नहीं आ रही है। कोई भी हो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा है कि अगर जब एनआरसी और सीए की बात जब निकल जाती है, तो जो हमारे देश के खिलाफ होगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो चाहे कोई भी हो, क्योंकि सबसे पहले आता है हमारा देश, देश के बाद में आता है हमारा धर्म आता है, और धर्म के बाद में हमारा परिवार आता है। तो जो हमारे देश के खिलाफ होगा, सबसे पहले हम उसके खिलाफ रहेंगे और जरूर रहेंगे। फिर वो कोई भी हो, अगर कोई हिंदू हो और वो अगर देश के खिलाफ बात अगर करता हो, तो हम उसका भी विरोध करेंगे। क्योंकि सीए नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है उसको आप जुमला बोलेंगे या सिर्फ आप ये बोलेंगे कि अपनी हेकड़ी दिखाना, अपने आप को सीना ठोकना, सीना चौड़ा करना कि जब तक जिंदा है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने देंगे? ये तो संविधान में है ही नहीं। अपने देश के ऐसा है कि मैंने इसके पहले भी बहुत बार मैंने कहा कि जब आप कोई संवैधानिक पद पर होते हैं, तो आप सिर्फ इस देश के नागरिक होते हैं, भारतीय होते हैं, और भारतीय होने के नाते हर धर्म, हर जाति, हर पंथ के लोगों के आप नेतृत्व करते हो। तो देश का संवैधानिक पद जिसके पास होगा, चाहे वो हमारे पंतप्रधान हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो या एमएलए हो, तो ऐसे संवैधानिक पद पर होने वाले व्यक्ति को किसी भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या फिर कोई कौम के नाम के आधार पर अपना वोट मांगना नहीं चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को सरासर, ये इलेक्शन शुरू होने के पहले उन्होंने कहा था, और शायद उसी बात के ऊपर अपना डिबेट भी हुआ था कि इसके बाद मंदिर, धर्म के नाम पर या धार्मिक स्थलों पर जाकर आप वोट नहीं मांग सकते हो। और इस वक्त अगर हमारे पंतप्रधान इस प्रकार की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन है और अगर उनको लगता है कि ये चीज उन्होंने गलत कही है, तो शायद उनके ऊपर नोटिस भी उनको आ सकती है। अब देखना बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या रोल करता है। अंसार बेग जी कुछ बोल रहे थे आप? अंसार बेग जी, आवाज आवाज आवाज। देखिए, हमारे देश की जनता बहुत अच्छी है, सब जानती है क्या है क्या नहीं है। चुनाव होगा, आप देखिए किसको सरकार बनेगी, ये भी आप देखिए। सबका साथ किया है सरकार ने, सबका साथ दिया है। सब योजनाओं में किसी को कहीं पीछे नहीं छोड़ा गया है। और विकास की बात होनी चाहिए। में जो रामपाल जी ने जिक्र किया, क्या वो सही किया है? देखिए, मैं हिंदू मुसलमान वाली बात करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं बात करूंगा देश हित की। जो सही होगा वो सही है। देश की योजनाओं की, जो सरकारी योजनाएं सबको मिली है, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। कोई भेदभाव नहीं हुआ। मैं इस बात को मानता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण बोलते हैं, स्पीच दे रहे हैं, सीना ठोक कर दो ना कि जब तक जिंदा हूं धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। अरे तो सर, धर्म के नाम पर कहाँ है? हमें बता दीजिए। मुसलमानों के नाम पर देखिए, मैं आपको और बता दूं, शेख सैयद मुगल पठान, कहाँ आरक्षण है आप बता दीजिए। कहीं पर भी एक अक्षर लिखा हुआ दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा आपकी बात। जी कहाँ है? अनिल चितले जी क्या बोल रहे थे? अनिल चितले जी क्या बोल रहे हैं आप? आवाज 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 आवाज। मैं यही पूछ रहा हूँ कि धर्म के नाम पर आरक्षण मांगा किसने है? अभी तो इस प्रकार का धर्म के नाम पर किसी ने आरक्षण मांगा नहीं है। और तो देने का जिक्र भी नहीं होना चाहिए
किसी ने मांगा नहीं तो देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राम कुमार पाल जी, लेकिन आवाज 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 आवाज, राम कुमार पाल जी आवाज दिया आवाज। गया ना। हेलो, हाँ बोले 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 बोले। हेलो? हाँ कर्नाटक में दिया ना, तेलंगाना में दिया ना। जैसे अभी बेग साहब ने कहा कि शेख तो सैयद मुझे पठान लगता को कहाँ मिला है, वैसे हमारे में भी ब्राह्मणों और ठाकुरों को कहाँ मिलता है। तो बाद ओबीसी जो मुसलमान है उनको मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, तो स्पेशल सबको जोड़ने क्या की बोलेंगे जरूरत जैद क्या खान जी, थी? जैद खान जी, जैद खान जी क्या काउंटर जरूरत करिए, थी क्या जोड़ने बोलेंगे? सबको देखिए हम जोड़ने लोग की जिस जरूरत तरीके क्या से थी? बात विवाद करते ही हैं, ना। सुनिए ना, अगर सुनिए ना, जिस तरीके से कर्नाटक हम लोग, में हाँ हम लोग, बोलिए बोलिए। बोलिए अनिल जी, बोलिए अनिल जी। जी, अगर कर्नाटक राज्य ने धर्म के नाम पर अगर आरक्षण दिया होगा तो मुझे लगता है ये सरासर गलत है। और केंद्र में बैठी हुई अगर सरकार है, अगर उनको लगता है कि इस प्रकार का आरक्षण लागू नहीं हो सकता है, अगर वो संविधान के दायरे में नहीं आते तो केंद्र सरकार उसको हटा सकती एक्शन है। लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। एक्शन लेना जैद खान जी, चाहिए। जैद खान जी, जैद खान जी। देखिए ना, ओके, ये अगर बात करें चिटले जी तो सही है, बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार तो दूर की बात है, ये लेकर मतलब वो अगर संविधान के खिलाफ है तो उस पर ऐसे आ सकता है, उसको रोका जा सकता है। लेकिन देखिए, हम मुंबई महाराष्ट्र में जब 5% रिजर्वेशन दिया गया, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस बुनियाद पर जो आर्थिक तौर पर पिछड़े मुसलमान थे, उसमें सैयद भी थे, अंसारी भी थे और खान भी थे। तो आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हुए मुसलमान थे उनको रिजर्वेशन 5% में दिया गया था। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, इनको मंजूर नहीं था मुसलमानों को रिजर्वेशन देना, ये मुसलमानों को नहीं, धर्म जी के नाम रामकुमार पर पाल जी, जो पिछड़े क्या बोल रहे हैं? मुसलमान हैं। रामकुमार पाल जी उंगली उठा रहे, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, मैं कहना चाहूंगा सच्चर कमेटी पे भी मैं सवाल खड़ा करना चाहूंगा। केमिकल लोचा है सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी ने जो आदेश दिया था, आसाम, झारखंड, कलकत्ता और बिहार में मुस्लिमों की जो हालात बहुत अच्छे नहीं है, ये पर्टिकुलर चीज को कहा था, पर इन्होंने केमिकल लोचा करके उसको सबको लागू कर दिया। और सच्चर कमेटी में ही वक्फ बोर्ड की 2400 किलोमीटर की जमीन भी सच्चर कमेटी में लिखा है, उसी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है। ये केमिकल लोचा करते हैं लोग। जी राजू मिश्रा जी हमारे पास जुड़ चुके हैं, हमारे पास तो अभी अंतिम समय पे आए हैं। राजू मिश्रा जी आ रहे हैं। जैद खान जी, राजू मिश्रा जी को थोड़ा बोलने दीजिए। अच्छा एक मिनट, जैद जी क्या बोले, जैद जी जवाब दे दीजिए। मतलब वो सारा लोचा जो है, इनको कांग्रेस, मुसलमान और सारे विपक्ष में ही दिखता है। ये इनके पास कोई लोचा है नहीं ना, इनके पास कोई लोचा है नहीं। इनके पास सारी एजेंसीज को इन्होंने अपने हाथ में कर रखा है। प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे थे कि मीडिया की आजादी में रखी, मीडिया की आजादी। हम क्या कह रहे हैं, डिबेट में बैठे हैं, जब आप सवाल करोगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। आप जब दुनिया में एक्सरे सारे लोगों के एक्सरे करने निकले हो, डीएनए जी नहीं, वो आप नहीं है। राजू मिश्रा जी सारा केमिकल लोचा नहीं, मुझे लगता है कि ये जो बहस आपकी चल रही है, ये दो मुद्दों पर शायद थी। मेरी नजर, मुझे जो जानकारी मिले उसमें कि एक तो कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया महाराष्ट्र में, उस लेवल पर थी, और दूसरा मुसलमानों के आरक्षण को लेकर के थी। और दूसरा नहीं, और तीसरा एक बात सुनिए, तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना ठोक कर कहते हैं, भाषण में कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने देंगे। अरे साहब, देख कौन रहा है, संविधान में इसका अलाउ ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है, अनुमति ही नहीं है, आप फिर सीना क्यों ठोक रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है कि पूरे भारत में एक माहौल जो पैदा हुआ है कि शायद बीजेपी जो है वो जितना शक्तिशाली होती जा रही है, उतना ही उसका जो मनमाना रवैयापन है, उसको देखते हुए भारत में एक विचार चल पड़ा है कि शायद इस बार अगर वो ज्यादा ताकत से आते हैं तो संविधान बदलने को भी पुनर्विचार कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जिसको सबसे ज्यादा डर है, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ अब तक मिलता आया है, जिस भी कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा डर है कि बीजेपी के आने के बाद अगर संविधान बदलता है तो कहीं उनके आरक्षण पर चोट ना हो जाए। जी, तो और यही दावा किए हैं, यही दावा प्रधानमंत्री ने किया है कि हम आरक्षण नहीं हटने देंगे, नहीं हटने देंगे। तो जब कांग्रेस ने यह बात को बड़े तेजी से रखना शुरू किया पब्लिक के सामने कि ये संविधान बदल करके आरक्षण के जो स्थिति है उसको खत्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने देखा कि इसका कुछ असर पूरे भारत में दिखाई देने लगा। तो प्रधानमंत्री दलितों पे, ओबीसी पे, यही 2 हट में
वोट बैंक के लिए सारे नारेबाजी हैं। बस, और इसी को जब उन्होंने महसूस किया कि नहीं ये गलत संदेश कहीं ना कहीं पहुंच रहा है, तब प्रधानमंत्री डिफेंस में आए, और डिफेंस में आने के बाद उन्होंने, अब कांग्रेस को भी घेरने की बारी थी उनकी, तो उन्होंने ये घेरा कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है इनके आरक्षण में कटौती करके। ये उनका प्रधानमंत्री का इशू है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि जो मेन चीज है उसके पीछे दोनों तरफ से वोट बैंक पॉलिसी है। वोट बैंक पॉलिसी एक चाहती है कि बीजेपी से जो आरक्षण वाला वोट बैंक है वो खिसक जाए, और बीजेपी ये जानती है कि अगर आरक्षण वाला वोट बैंक खिसका मतलब मेरी सत्ता खिसक गई, तो वो उसको खिसकने नहीं देना चाहती है। तो ये पूरा जो लड़ाई है वो इसी बात की चल रही है, वोट बैंक के लिए। पूरी लड़ाई वोट बैंक के लिए, कोई किसी का भला चाहता नहीं। कारण इसके पीछे आप देखिए आरक्षण का लाभ कहां मिलता है। पहले तो ये सोचना चाहिए, आरक्षण का लाभ ज्यादातर सरकारी नौकरियों में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, और सरकारी नौकरियां प्रतिदिन घटती जा रही हैं। सारे सरकारी संस्थान धीमे धीमे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑलरेडी आरक्षण तो खत्म होता ही जा रहा है। उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि धीमे धीमे जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, एक दिन यह आरक्षण बेमानी हो जाएगा। तो ये सच्चाई समझने की बजाय और इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने की बजाय सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो केवल आरक्षण के नाम पर अपना वोट बैंक साधने का प्रयास कर रहे हैं। अब रही बात मुसलमानों की, इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण से वंचित भी नहीं किया जाना चाहिए। इनके यहाँ भी पिछड़े कास्ट हैं, इनके यहाँ भी दलित कास्ट हैं, इनके यहाँ भी आदिवासी हैं। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ नहीं है, केवल हिंदुओं में ही पाए जाते हैं। ये आप मान के चलिए बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं मुसलमानों में भी जिनको बैकवर्ड दृष्टिकोण से देखा जाता है, या जिनको कहीं ना कहीं समाज में दूर रखा जाता है। अपने कुछ उच्च वर्ग के जो मुस्लिम है वो इन बैकवर्ड क्लास के मुस्लिम के साथ संबंध नहीं रखना चाहते, तो वो चीजें ये भी फेस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका जो ये कास्ट फैक्टर है, जो पिछड़ा है, जो अनपढ़ है, जिसको अभी तक कोई सुविधाओं में उसको लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी आगे लाने का अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर देश का एक बड़ा वर्ग आपके यहाँ तरक्की नहीं कर पाएगा, आपके यहाँ शिक्षित नहीं हो पाएगा। तो ये बात जरूर है कि इनके यहाँ भी जो पिछड़े लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको पिछड़ा दर्जा देना पड़ेगा, आपको आदिवासी का दर्जा देना पड़ेगा जो जंगलों में रहते हैं, और जो मान लीजिए दलित है जो साफ सफाई का काम करते हैं उनको दलित का भी दर्जा आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके का अगर आप नहीं करते हैं तो इनका यह वर्ग छूट जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज हो उसको पूरा देश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि देश क्या चाहता है, देश में लोगों की जीवन का उन्नति कैसे होगा, जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको अगले पायदान पर कैसे लाया जा सकेगा। ये पूरा देश को इस पर विचार करना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको कुछ विशेष परिस्थिति तो देनी ही चाहिए। भले ही हमारा टैलेंट उसमें थोड़ा मरता हो, लेकिन फिर भी जो पिछड़े लोग हैं उनके टैलेंट की तुलना हम अच्छे जो लोग हैं, मान लीजिए हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छे तरीके से रह रहा है, वो उन पिछड़े बच्चों की तुलना में निश्चित तौर पर हमारा बच्चा आगे जाएगा। तो अगर हमको थोड़ा टैलेंट में कॉम्प्रोमाइज करना है तो वो करना पड़ेगा, जब तक कि उन पिछड़ों को हम ठीक नहीं कर रहे। जी रामगोपाल जी में आशंका की कोई बात नहीं है। कर्नाटक के अंदर 985 मेडिकल की सीटें थी, उसके अंदर से 189 सीट दे दी गई, उसके ऊपर ये आयोग ने स्टे लिया। और कई बार ये बात नहीं है कि मुसलमानों को ओबीसी में कोटा नहीं है, मुसलमानों को ओबीसी में कोटा है, पर सभी को देना ये गलत है। यही बात का विषय। और 985 में 14.5-16% अगर सीटें दे दी तो किसका कोटा खाया? इनका तो 5% ही था ना कर्नाटक में, 5 की जगह 14.5% किसकी सीटें खाई? ओबीसी में ओबीसी वर्ग की सीट नहीं खाई तो किस वर्ग की सीट खाई उन्होंने? उसमें तो शेख पठान नहीं आते, ठाकुर ब्राह्मण नहीं आते, ओबीसी आते हैं ना। बिल्कुल। तो ये जो कर चुके हैं, जो किया गया उसके पर कहा जा रहा है, किया है इन्होंने। जी एक लाइन में जवाब राजू मिश्रा जी देते। देखिए राम कुमार पाल जी को कर्नाटक के आरक्षण का अगर पूरा पार्ट मालूम है तो ये बात करें, अगर उनको ABCD मालूम है तो बात करें, अगर ABCD मालूम नहीं है तो फिर उस पर बात। अरे बिना ABCD के संख्या नहीं बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं आपको, ABCD के वजह बता रहे हैं।
राम कुमार पाल जी, मुस्लिमों का वर्गीकरण किया गया है ABCD में, ये आपको पता है क्या? अगर पता है मुझे, मुस्लिम ओबीसी में है, आप इसलिए मुसलमानों को ओबीसी में लाना यही गलत है। मुसलमान ओबीसी में हैं, संवैधानिक अधिकार से हैं वो लोग। यही मैं आपको बोला चलूं, वो जो ABCD किया गया है वही मुसलमानों को जो बैकवर्ड क्लास है उनको विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया है और तब उनको आरक्षण में शामिल किया गया। इसको आप ये नहीं कह सकते कि उनके लिए धर्म के आधार पर दिया गया, नहीं, उनको वहां से निकाल के ओबीसी में शामिल किया गया है, उनको वहां से निकाल के। अरे इतना झूठ मत बोलो, आज एनबीसी ने स्टे लिया है, कोर्टों ने स्टे दिया, इतना झूठ मत बोलो मेरे भाई। धर्म के आधार पे दिया है, 14.5% कोटा किसका खाया है? आप तो बताओ, उनका कोटा 4% था, 14.5% किसका कोटा खाया? अब इतने बता दो, बहुत ABCD बता रहे हो तो। 15-15.5% कोटा किसका खाया है? ओबीसी का कोटा खाया? आपको मैं बताऊं कि आप कर्नाटक के अंदर 4%, 5% मुसलमानों का ओबीसी का कोटा है, 15.5% कोटा ले लिया, तो कोटा अदर कोटा किसका खाया? बताइए राजू भाई। अरे साहब, आप इसको मुसलमान के आधार पे कर रहे हैं। जब वो बैकवर्ड हो गए, जब वो सारे, अरे हम नहीं करे, देश की सबसे बड़ी संस्था कह रही है, और राज्य के बैकवर्ड नहीं, हम नहीं कह रहे। राज्य के और राजू मिश्रा आपके नहीं जाए तो इस पे ऑब्जेक्शन लिया, राज्यपाल ने सही नहीं किया इसके ऊपर, ये क्या गलत है? कर्नाटक के राज्यपाल ने सही नहीं किया है कोटे में। जब 885 सीट के अंदर 189 सीटें दे दो, 14.5-15%, तो किसका बाकी कोटा खाया? इनका खुद का तो 5% का कोटा है। एक मिनट सुन लीजिए, कर्नाटक के राज्यपाल का ऑब्जेक्शन नहीं होता है। ऑब्जेक्शन होता है जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं। आप 6 बार हो चुका है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आंध्रा में 6 बार हो चुका है, फिर भी नहीं मान रहे। ऐसा स्टे दे दिया, धर्म के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, नहीं दे सकते आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं दे सकते आप। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो बहुत क्लियर है कि धर्म के आधार पे आप नहीं दे सकते, लेकिन धर्म के आधार पे किसी को वंचित भी नहीं कर सकते। अरे तो भाई साहब राजू भाई, ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी जी सुन लीजिए, 5% का कोटा था, 15.5% कैसे दे दिए साहब? किसका दे दिया आपने? आप बता रहे कैसे? कर्नाटक के अंदर ही 5% कोटा था मुसलमानों का ओबीसी में। पहले सुनिएगा, मैं सीट की संख्या भी बता रहा हूँ, 189 सीट 985 में से। मेरा सुन तो लीजिए, अगर हम सुनी नहीं साहब, आपसे ज्ञान लेना अच्छा लगता है। आप नहीं सुन रहे ना। अगर हम बैकवर्ड क्लास में शामिल हो गए, मान लीजिए राजू मोहन मिश्रा की जाति बैकवर्ड क्लास में शामिल हो गई और उसमें हम लोग अच्छा मार्क्स ला करके बैकवर्ड क्लास का ज्यादा सीट जीत गए, तो इसमें क्या दोष हो गया? इसमें क्या दोष हो गया? कोटे में दिया गया है, आप क्या गुमराह कर रहे हो? 985 के कोटे में 189 सीट दी गई है, कोटे में दी गई है, गुमराह मत करिए। जनरल कोटा बहुत बड़ा है, 985 सीटों में 189 दी गई। ठीक है हमारे गुमराह कर रहे हो देश को। एक मिनट, इस मुद्दे पर हम कल बहस जरूर कर लेंगे। आप अध्ययन कर लीजिए, सब लोग अध्ययन कर लेंगे, ये मुद्दा कायम रहेगा। मुद्दे पे हम लोग बहस कर सकते हैं, डिबेट पे, कैसे कोटे पे, कौन से कोटे पे आरक्षण दिया गया, कैसे दिया गया, क्यों दिया गया। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन धर्म के नाम पे आरक्षण से वंचित भी नहीं किया जा सकता। धर्म के नाम पर, स्पेशली धर्म का नाम को लेकर के किसी को पिछड़ा वर्ग से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी को गरीबी रेखा में अगर है तो उसको उसका विकास होना चाहिए। हर किसी को अधिकार है देश में, देश के संसाधनों पर। जो देश में अमीर गरीबी की जो खाई है, उस खाई को दूर करने की, मिटाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए, होनी चाहिए, यही होना चाहिए। लोकतंत्र यही सिखाता है, संविधान हमें यही सिखाता है। बोलने पर आजादी सबको होनी चाहिए और बोलने पर अंकुश नहीं लगना चाहिए, तभी फ्रीडम ऑफ स्पीच का महत्व होता है, तभी देश में सही मायने का लोकतंत्र होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहेगा मेट्रो मुंबई। दोस्तों, इस डिबेट को लाइक करें, शेयर करो, अपना कमेंट हमारे पास जरूर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे सवाल खड़े होते हैं और हमारा पैनल आगे बढ़ता है। तो बस ऐसे ही अपना कमेंट भेजते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।